Hello everyone, RN Classes is back again with another video, that is discussion of test number 38 of class 10th ICSE. This test consists of two papers. First one is objective in nature, which contains 20 questions, out of which first 10 are MCQ type questions and next 10 are numerical value type questions. और जो second paper है, that is subjective in nature. Also, the link for the soft copy of the paper is given in the description below. So start करते हैं discussion from the first question, which is the total surface area of a cone whose radius is r by 2 and slant height is 2l is. Options given है. देखो टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं एंड वी नो कोन का जो टोटल सरफेस एरिया होता है दैट इज पाई आर इंटू आर प्लस एल, वेयर आर इज द रेडियस एंड एल इज द स्लांट हाइट. जो रेडियस एंड स्लांट हाइट क्वेश्चन में गिवन है उसको इस फॉर्मूला में प्लेस करते हैं. दिस विल बी पाई इंटू आर बाय 2 into r by 2 plus slant height, that is 2 times l. Now the thing is, ऑप्शन में कोई भी इसके साथ मैच नहीं कर रहा अभी, बट देखा जाए 2 है डिनोमिनेटर में, 2 डिनोमिनेटर में कहीं पे भी नहीं है, तो मैं क्या करता हूं 2 को जैसे ही ब्रैकेट के अंदर लेके जाऊंगा, दिस विल बी पाई इंटू r by 2 इंटू 1 by 2, that is r by 4 plus 2 times L by 2, that is L. अब जैसे कंपेयर करेंगे पाई इंटू आर, ब्रैकेट में r by 4 plus L, तो ब्रैकेट में r by 4 plus L, बाहर पाई आर, which means C option is the correct answer. Now question number 2 is, two die are rolled once, then the probability of getting such numbers on the two die whose product is 12 is. Options given है 1 by 9, 2 by 9, 4 by 9 and 5 by 9. देखो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है. प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए वी नो दैट प्रोबेबिलिटी इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. अब नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन केस अगर हम 2 डाई को रोल करेंगे तो उस केस में जो पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं दैट इज 36. अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमें चेक करना है. वी नो हमें क्या चाहिए कि जो नंबर्स आएंगे डाई के ऊपर उनका प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, 12. अब 12 प्रोडक्ट कैसे बन सकता है? देखो अगर फर्स्ट डाई पे मैं मान लू कि 1 आया, दूसरी डाई पे क्या आना चाहिए 12. अब डाई के ऊपर 12 नंबर आना पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ऐसा कोई केस नहीं बनेगा. देन अगर से 1 डाई पे 2 आ गया, सेकंड डाई पे क्या आना चाहिए कि प्रोडक्ट 12 बन जाए, दैट इज 6. देन अगर फर्स्ट डाई पे 3 आ जाए तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेकंड डाई पे क्या आना चाहिए कि प्रोडक्ट 12 बन जाए, दैट इज 4. देन 4 के साथ 3, देन अगेन 5 के साथ कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी. देन नेक्स्ट इज 6 के साथ 2, तो फेवरेबल केस कितने बनते हैं, दैट इज 2 6, एक केस बन गया, 3 4, सेकंड, थर्ड, देन 4. इसका मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आते हैं 4. प्रोबेबिलिटी इज 4 by 36, which is 1 by 9. So A option is the correct answer. Next question is, the model class in the following data is, और जो डेटा गिवन है क्लास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसीज है दैट इज 2, 8, 10, 5, 4, 3. अब हमें ऑप्शंस में गिवन है 10, 20, 20, 30, 30, 40 एंड फोर्थ ऑप्शन इज कांट बी डिटरमिन्ड. देखो इस डाटा में तो हमें सिर्फ और सिर्फ यही चेक करना है कि मॉडल क्लास कौन सी होगी, और मॉडल क्लास हम कौन सी क्लास को बोलेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी. अब इन सभी में से फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, दैट इज 20 to 30, which means मॉडल क्लास क्या बनेगी 20 to 30. So option B is the correct answer.
Fourth question is the curved surface area of a right circular cone of height 15 centimeter and base diameter 16 centimeter is. ऑप्शंस अवेलेबल है एंड इनफैक्ट देखो ध्यान से ऑप्शंस में जितने भी आंसर्स गिवन है दे आर इन टर्म्स ऑफ पाई. इसका मतलब हमें पाई की वैल्यू प्लेस नहीं करनी. अब आ जाते हैं वापस क्वेश्चन पे. गिवन है राइट सर्कुलर कोन जिसकी हाइट इज 15 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर इज 16 सेंटीमीटर विच मींस इसका रेडियस कितना होगा दैट इज 8 सेंटीमीटर. ऐसे कोन का हमें तो चाहिए कर्व सरफेस एरिया. कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल. सो पाई टाइम्स रेडियस इज 8, एल इज स्लांट हाइट. अगर हम इस कोन की स्लांट हाइट कैलकुलेट कर लें तो डेफिनेटली वी कैन इजीली फाइंड आउट कर्व सरफेस एरिया. अब स्लांट हाइट के लिए हमें दिख रहा है कि ये वाली साइड मींस हाइट, रेडियस, इसमें एंगल 90 डिग्री विच मींस ये जो ट्राइंगल होगा दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल. अब राइट एंगल ट्राइंगल में अगर दो साइड गिवन है थर्ड हम निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. तो डेफिनेटली स्लांट हाइट इसका स्क्वायर किसके बराबर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर है इनके बराबर. तो L विल बी अंडर रूट ऑफ दिस क्वांटिटी. जैसे इसको कैलकुलेट करेंगे वी विल गेट स्लांट हाइट एज 17 which means curved surface area is pi into 8 into 17. So 17 into 8 is 136 which means answer to the question is option D. Fifth question of the paper is a die is numbered in such a way that its faces show the numbers 1, 2, 2, 3, 3, 6. It is thrown 2 times and the total score in 2 throws is noted. The probability that the total score is even is ऑप्शंस अवेलेबल है 1, 0, 1/2, 1/3. देखो ऐसा है कि यहां पे जो डाई गिवन है उसके फेसेस पे ये नंबर्स हैं तो इसका मतलब ये जनरल डाई तो नहीं है. अब यहां पे अगर मैं बोलूं कि डाई को थ्रो करूं और 2 के आने की प्रोबेबिलिटी एंड 1 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या बराबर होगी? आंसर इज नो. इसका मतलब जो आउटकम्स हैं वो इक्वली लाइकली नहीं है. बट हमने जो प्रोबेबिलिटी पढ़ी है उसके लिए आउटकम्स कैसे होने चाहिए? दैट इज इक्वली लाइकली. अब अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है तो आउटकम्स को इक्वली लाइकली बनाते हुए चलना पड़ेगा. तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? भाई ये जो 2 है, ये जो 2 है, इसको हम डिस्टिंक्ट मानते हुए चले. से दिस इज द फर्स्ट 2 and this is second 2. This is first 3, this is second 3. इनको अलग अलग मानते हुए चलेंगे. अब क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E किसके बराबर? दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द इवेंट E अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स. तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उसको नोट कर लेता हूं. अब कितनी बार थ्रो करा? 2 टाइम्स. तो फर्स्ट थ्रो पे हो सकता है 1 आ जाए, सेकेंड थ्रो पे अगेन 1 आ जाए, तो 1 1 की पॉसिबिलिटी है. फर्स्ट थ्रो पे 1 के साथ सेकेंड थ्रो पे फर्स्ट वाला 2 आ जाए, फर्स्ट थ्रो पे 1 के साथ सेकेंड वाला 2 आ जाए, देन फर्स्ट वाले 1 के साथ फर्स्ट वाला 3 आ जाए, देन 1 के साथ सेकेंड वाला 3, देन 1 के साथ 6. तो इसका मतलब फर्स्ट थ्रो पे 1 के साथ देयर आर 6 पॉसिबल आउटकम्स. सिमिलरली अब फर्स्ट थ्रो पे 1 की जगह क्या आ जाए? फर्स्ट वाला 2, इसके साथ 1, देन फर्स्ट वाले 2 के साथ फर्स्ट वाला 2, देन फर्स्ट वाले 2 के साथ सेकेंड वाला 2, फर्स्ट वाले 2 के साथ फर्स्ट वाला 3, फर्स्ट वाले 2 के साथ सेकेंड वाला 3 एंड फर्स्ट वाले 2 के साथ 6. सिमिलरली सेकेंड वाले 2 के साथ भी
कितनी आउटकम्स आ सकती हैं? टोटल 6। देन फर्स्ट वाले 3 के साथ भी 6, सेकंड वाले 3 के साथ भी 6, ऐसे ही फर्स्ट डाई पे 6 के साथ सेकंड डाई पे 1, 6 के साथ फर्स्ट वाला 2, 6 के साथ सेकंड वाला 2, देन 6 के साथ फर्स्ट वाला 3, 6 के साथ सेकंड वाला 3, 6 के साथ 6। तो इसका मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी बनी? 6 इधर 6 इधर, सभी रोज में 6, तो टोटल 6 रोज है, दैट इज 6 इंटू 6, टोटल बने 36। अब इसमें से फेवरेबल चेक करने हैं। इवेंट क्या है कि जो टोटल स्कोर है वो कैसा होना चाहिए? इवन। अब इवन मतलब सम इवन होना चाहिए, तो 1 के साथ सेकेंड नंबर जो भी हो सम इवन तब बनेगा जब सेकेंड वाला ऑड होगा, क्योंकि ऑड में ऑड ऐड करेंगे तभी रिजल्ट क्या बनेगा? इवन। तो ये फेवरेबल है, ये फेवरेबल नहीं है, ये भी फेवरेबल नहीं है, ये फेवरेबल है, ये भी फेवरेबल है, देन 1 के साथ 6 फेवरेबल नहीं है। ऐसे ही फर्स्ट वाले पे देखो इवन नंबर आ रहा है, सेकंड वाले पे क्या आना चाहिए कि सम इवन बन जाए? दैट इज इवन। तो ये फेवरेबल, ये फेवरेबल, ये फेवरेबल। तो फर्स्ट रो में हमें 3 फेवरेबल केसेस मिले, सेकंड में भी 3 मिले। इनफैक्ट चेक करेंगे तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सारी के सारी रोज में हमें 3 फेवरेबल आउटकम्स मिलेंगे। तो 6 रोज में ईच रो 3 फेवरेबल आउटकम्स, तो फेवरेबल कितने बने? 6 into 3 that is 18. So probability is 18 by 36, which is 1 by 2. So C option is the correct answer. Now next is the radii of the bases of a cylinder and a cone are in the ratio 3:4 and their heights are in the ratio 2:3. The ratio of their volumes is, options are given. अब हमें तो उनके वॉल्यूम्स की रेशियो फाइंड आउट करनी है, किसकी? दैट इज सिलेंडर एंड कोन। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज टू वॉल्यूम ऑफ कोन। अब दोनों के वॉल्यूम निकालने तो हमें आते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, बट द थिंग इज रेडियस कोन में भी है, तो मैं क्या करता हूं, इसके डायमेंशंस को R1 H1 की हेल्प से कैलकुलेट करूंगा। सो पाई R1 स्क्वायर H1। सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 टाइम्स पाई आर स्क्वायर एच, सो डिवाइडेड बाय 1/3 टाइम्स पाई R2 स्क्वायर H2। अब ये रेशियो कैलकुलेट करने के लिए जो गिवन है उसका यूज करते हैं। गिवन इज रेशियो ऑफ द रेडियाई इज 3:4, जिसका मतलब R1 बाय R2 किसके बराबर? 3:4। सिमिलरली रेशियो ऑफ देयर हाइट्स इज 2:3, इसका मतलब H1 बाय H2 इज 2:3। रेशियोज गिवन है, रेशियो ही कैलकुलेट करनी है, तो कैलकुलेट करते हैं। यहां पे पाई से पाई कैंसिल आउट, देखो R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, हमें R1 बाय R2 गिवन है, तो R1 बाय R2 गिवन है, तो वहां से उनके स्क्वायर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? जैसे ही यहां पे स्क्वेयरिंग करूंगा तो R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर किसके इक्वल? 9/16। तो वैल्यू प्लेस कर देते हैं, दिस इज 9/16। ऑफ कोर्स यहां पे 1/3 है, वो चला गया न्यूमरेटर में, सो 3 into 9/16 मल्टीप्लाई बाय, देखो H1 by H2, H1 by H2 is 2:3। अब जैसे मैं इसको कैलकुलेट करूंगा आई विल गेट द आंसर, एंड जो आंसर आता है दैट इज 9:8, विच मीन्स बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन इज 3 unbiased coins are tossed together, then which of the following is true? Options में क्या given है? The probability of getting exactly 2 heads is 1/2. The probability of getting at least 1 head is 5/8. The probability of getting at most
2 tails is 3/8. The probability of getting exactly 1 tail is 3/8. देखो ये जितने की जितने ऑप्शंस हैं ये प्रोबेबिलिटी किस केस में कैलकुलेट कर रहा है, जब 3 अनबायस्ड कॉइन को टॉस करा गया हो। अनबायस्ड का मतलब जो नॉर्मल कॉइन है। नाउ द थिंग इज कि इस सिनेरियो के लिए जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उसको हम लिस्ट कर लेते हैं। देखो 3 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं, हो सकता है तीनों के तीनों पे हेड्स आ जाए। देन भाई हो सकता है कि फर्स्ट वाले पे भी हेड, सेकंड वाले पे भी हेड, थर्ड वाले पे टेल। देन फर्स्ट वाले पे हेड, सेकंड वाले पे टेल, थर्ड वाले पे हेड। देन टेल हेड हेड। इसके बाद हो सकता है कि एक हेड के साथ बाकी के दोनों पे टेल्स आ जाए। देन टेल्स सेकंड वाले पे हेड, देन थर्ड वाले पे अगेन टेल, टेल टेल एंड देन हेड्स। या फिर हो सकता है कि तीनों के तीनों पे टेल्स आ जाए। क्या इसके अलावा और कोई पॉसिबल आउटकम होगा? आंसर इज नो। तो इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं दे आर 8 इन नंबर्स। अब सबसे पहले वो कह रहे हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स इज 1/2। एग्जैक्टली 2 हेड्स मतलब 2 कॉइन्स पे हेड आना चाहिए। 2 कॉइन्स पे हेड इस केस में है, इस केस में है, इस केस में है। तो फेवरेबल कितने बने? 3 आउट ऑफ 8 फेवरेबल आर 3। सो 3/8 इज द प्रोबेबिलिटी, बट वो क्या कह रहा है 1/2। इसका मतलब ये वाली ऑप्शन करेक्ट नहीं है। देन सेकंड में क्या कह रहे हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। कम से कम एक हेड तो होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जितने मर्जी। कम से कम एक हेड है, बिल्कुल है, फेवरेबल है। कम से कम एक इसमें भी है, 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 बट इसमें एक भी हेड नहीं है, विच मीन्स फेवरेबल आर 7 आउट ऑफ 8। प्रोबेबिलिटी बनेगी 7/8, बट यहां पे क्या गिवन है 5/8। इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। देन थर्ड केस में वो क्या कह रहे हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 2 टेल्स इज 3/8। एटमोस्ट वर्ड आ गया, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल्स होने चाहिए, कम से कम जितने मर्जी। अब कम से कम 0 इसमें तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये केस फेवरेबल है। देन ये फेवरेबल है, ज्यादा से ज्यादा 2 होने चाहिए। ये भी फेवरेबल है, ये भी फेवरेबल है, ये भी फेवरेबल, ये भी फेवरेबल, ये भी फेवरेबल। अब यहां पे तो 2 से भी एक्सीड कर गए, ये वाला फेवरेबल नहीं है। तो आउट ऑफ 8 फेवरेबल कितने हैं? 7। प्रोबेबिलिटी इज 7/8, बट यहां पे वो क्या कह रहे हैं 3/8, विच मीन्स ये भी ट्रू नहीं है। अब चारों में से एक आंसर होना चाहिए, पहले 3 तो रिजेक्ट हो गई, विच मीन्स डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज the volume of the largest right circular cone that can be cut out of a cube whose edge is 21 centimeter is। ऑप्शंस अवेलेबल है। देखो हमें तो राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम में कैलकुलेट कर सकता हूं प्रोवाइडेड मेरे को डायमेंशंस मिल जाए। अब डायमेंशंस के लिए जो गिवन है कंडीशन उसका यूज करते हैं। लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन होना चाहिए और उसको कट किस में से कर रहे हैं? क्यूब में से, जिसकी एज गिवन है 21 सेंटीमीटर। So this is the cube of edge 21 centimeter. Yes. देखो इसमें से कट करना है एंड इट इज सेड दैट लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन होना चाहिए। अब लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन होना चाहिए, इसका मतलब जो कोन का बेस है वो इसके बेस को मैक्सिममली कवर करेगा। अब मैक्सिममली कवर करेगा, हमें पता है ये 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर है इसका फेस, जो नीचे वाला फेस है,
तो अगर उसमें से मैं सर्कुलर बेस को कट करूं तो वो मैक्सिमम कैसा हो सकता है, जो इसकी एजेस को टच कर रहा हो। एंड डेफिनेटली जो कोन बनेगा उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है, जितनी हाइट ऑफ द क्यूब है। अब डायमेंशन चाहिए, हमें पता है क्योंकि क्यूब की एज 21 सेंटीमीटर है तो डायामीटर ऑफ बेस ऑफ कोन कितना होगा, दैट इज ऑल्सो 21 सेंटीमीटर। तो अगर डायामीटर 21 सेंटीमीटर है तो रेडियस विल बी 21/2 सेंटीमीटर। रेडियस मिल गया। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, दैट इज 1/3 टाइम्स पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस मिल चुका है, वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए हाइट। तो हाइट ऑफ कोन कितनी होगी, जितनी क्यूब की हाइट है, दैट इज 21 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ कोन इज 21 सेंटीमीटर। नाउ द थिंग इज, डायमेंशंस हमें मिल चुकी हैं, इस फॉर्मूले में प्लेस करते हैं। वॉल्यूम ऑफ दैट कोन विल बी 1/3 टाइम्स पाई इंटू रेडियस इज 21/2, इसका स्क्वायर इंटू हाइट इज 21। नाउ द थिंग इज, रेस्ट ऑल इज कैलकुलेशन। जैसे मैं कैलकुलेट करूंगा फाइनली आई विल गेट आंसर एज 2425.5, which means C option is the correct answer. Ninth question is, a number is selected at random. From these numbers, probability that selected number is their average is. Options given है 1/10, 3/10, 7/10 and 9/10. देखो, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए वी नो प्रोबेबिलिटी इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो इसका मतलब जो हम नंबर सिलेक्ट कर रहे हैं वो तो हम इन नंबर में से कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं कि मैं इनमें से कोई भी नंबर पिक कर लूं तो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आउट ऑफ 10 हमें चाहिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। और फेवरेबल कौन से हैं कि जो नंबर सिलेक्टेड है वो कैसा होना चाहिए, इनका एवरेज। तो सबसे पहले इन नंबर्स का एवरेज कैलकुलेट करना है। तो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए वी नो एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन सभी का सम बाय टोटल नंबर्स कितने हैं। अब टोटल नंबर्स तो हमें पता है 10, इन सभी का सम 3 + 5 8 13 20 27 then 34 and then this, तो टोटल बना 70। तो फाइनली इन नंबर्स का एवरेज किसके इक्वल, दैट इज इक्वल्स टू 7। अब जो हम नंबर सिलेक्ट कर रहे हैं वो 7 होना चाहिए। अब इनमें से सिलेक्शन कर रहे हैं तो टोटल 7 कितने हैं, 1 2 3। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 3। So probability is 3/10, which means B option is the correct answer. Last MCQ question is, a bread manufacturer wants to know the lifetime of the product. For this, he tested the lifetime of 400 packets of bread. The following table gives the distribution of the lifetime of 400 packets. देखो, अब लाइफ टाइम 150 to 200 आवर्स के बीच में जो स्टे करी वो कितने पैकेट थे, 14। 200 आवर्स टू लेके 250 आवर्स तक कितने पैकेट्स ने स्टे करा, दैट इज 56 एंड सो ऑन। फाइनली व्हाट दे आर सेइंग, द एवरेज लाइफ टाइम ऑफ अ पैकेट इज, जिसके लिए ऑप्शंस गिवन है। इसका मतलब हमें इस डेटा का एवरेज और इन अदर वर्ड्स यू कैन से मीन फाइंड आउट करना है। अब मीन फाइंड आउट करने के लिए मेथड्स हमें क्लियर हैं, दिस इज ग्रुप्ड डेटा। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, क्लास मार्क्स। तो एक्सरसाइज 150 200 इसके बिल्कुल बीचों बीच क्या आएगा, दैट इज 175। देन इन 200 250 के बिल्कुल बीचों बीच क्या आएगा, 225। देन इसकी मिड वैल्यू 275, 325, 375
425, देन 475। अब ऑफ कोर्स अगर मीन कैलकुलेट करना है तो उसके लिए FI इंटू XI। आपको नहीं लगता ये कैलकुलेशन बहुत ही बड़ी बड़ी बन जाएगी? तो ऐसा करते हैं, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए जो सेकंड मेथड हमने पढ़ रखा है दैट इज शॉर्टकट मेथड, उसका यूज करते हैं। शॉर्टकट मेथड के लिए मैं क्या करता हूं, बिल्कुल बीचों बीच में से 325 इसको मान लिया, से दिस इज द एज्यूम्ड मीन। सो A की वैल्यू है 325। नाउ वी विल कैलकुलेट DI। DI इज XI माइनस A। तो 175 माइनस 325 कितना बनेगा? दैट इज माइनस 150। 225 माइनस 325 माइनस 100, देन 275 माइनस 325 माइनस 50, 0, 50, 100, 150। अब मीन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कैलकुलेट करते थे? FI इंटू XI। अब इस केस में क्या कैलकुलेट करेंगे? FI इंटू DI। तो FI DI का कॉलम, so 14 into minus 150, this will be minus 2100, 56 into minus 100, minus 5600, then 60 into minus 50, minus 3000, then 86 into 0, 0, 74 into 50, 3700, 62 into 100, 6200, 48 into 150 किसके बराबर? दैट इज 7200। नाउ द थिंग इज, मीन कैलकुलेट करना है तो मीन कैलकुलेट हम कर सकते हैं बाय समेशन FI DI बाय समेशन FI। ऑफ कोर्स देखो, सभी एक्सरसाइज में से हमने A को सब्ट्रैक्ट करा था, तो फॉर्मूला में क्या करेंगे? A को ऐड। दिस विल बी द मीन। अब वैल्यूज प्लेस करते हैं। A is 325, so this will be equals to 325 plus summation of FI DI means इन सभी का सम। जैसे इन सभी का सम करूंगा, I will get finally answer as 6400। अब यहां पे बना 6400 बाय समेशन ऑफ FI मीन्स फ्रीक्वेंसीज का सम। जैसे इसका सम फाइंड आउट करूंगा, आई विल गेट दिस एज 400। तो ये बना 325 प्लस 6400 बाय 400। तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट। फाइनली दिस इज 16। So mean of the data is 325 plus 16, which comes out to be 341. इसका मतलब answer to this question is option A. Now heading towards the numerical value type questions, 11th question, that is all the jacks, queens and kings are removed from a deck of 52 playing cards. The remaining cards are well shuffled and then one card is drawn at random, giving ace a value 1. Similar value for other cards. Write the probability that the card has a value less than 7. अब देखो, अगेन प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए वी नो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E किसके बराबर? That is number of favorable outcomes to event E by number of all possible outcomes. अब number of all possible outcomes के लिए it is given Jack, Queens and Kings को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। J, Q, K। अब ये जो कार्ड्स हैं ये हर एक सूट में मिलेगा, तो टोटल कितने सूट्स होते हैं? 4। चारों के चारों सूट्स के ये वाले कार्ड को हमने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। तो टोटल कितने कार्ड रिमूव हुए? दैट इज 4 into 3, 12। सो आउट ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स 12 को रिमूव कर दिया, विच मीन्स अब जो बचे हुए कार्ड्स हैं दे आर 40। 40 में से सिलेक्शन हो रही है, तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स 40 में से कोई भी कार्ड आ सकता है। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, उसके लिए वी आर गिवन विद गिविंग एस अ वैल्यू 1,
मतलब जो एस कार्ड है उसको हमने वैल्यू असाइन कर दी, दैट इज 1। और हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, दैट इज द कार्ड ड्रॉन हैज अ वैल्यू लेस देन 7। वैल्यू लेस देन 7 होनी चाहिए। अब लेस देन 7 कौन कौन सा हो सकता है? देखो एस को अगर 1 दे दिया तो 1 होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा। एंड इन फैक्ट ये जो कार्ड्स हैं ये हर एक सूट में प्रेजेंट होंगे, तो चारों के चारों सूट में ये 6 कार्ड प्रेजेंट होंगे। तो फेवरेबल कितने बने? दैट इज 24। सो प्रोबेबिलिटी इज 24/40। अब आंसर देना है हमें 2 डेसिमल प्लेस तक, तो डेफिनेटली इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट करते हैं। दिस विल बी 10, हियर इट विल बी 6। सो आंसर इज 0.60। 12th question is a solid piece of iron of dimensions 49 centimeter by 35 centimeter by 22 centimeter is molded into a cylinder of base diameter 49 centimeter. Write the height in centimeter of the cylinder so formed. देखो जो सॉलिड आयरन पीस है उसकी डायमेंशंस गिवन है, इसका मतलब ये किस शेप में है? दिस इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। और इसकी डायमेंशंस क्या गिवन है? दैट इज 49 बाय 35 बाय 22। एंड इन फैक्ट इसको हमें मोल्ड करना है इन सिलेंडर। एंड इनफैक्ट सिलेंडर का जो बेस डायमीटर है दैट इज गिवन टू बी 49 सेंटीमीटर। अब इसको मोल्ड करना है सिलेंडर शेप में, तो डेफिनेटली जब हम इसको मेल्ट करेंगे तो ये जितना भी मटेरियल है जो यहां पे स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, अब ये सारा मटेरियल क्या बन गया? सिलेंडर। तो ये स्पेस ऑक्यूपाई हो रही है, इसका मतलब इन दोनों शेप्स का क्या चीज सेम होगा? दैट इज वॉल्यूम। सो वॉल्यूम सेम है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सो 49 इंटू 35 इंटू 22 किसके बराबर? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम हमें पता है, दैट इज πr²h। हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, तो हाइट को मैं मान लेता हूं से h। तो दिस विल बी 22/7 इंटू 49/2, इसका स्क्वायर, मतलब अगेन इंटू 49/2 इंटू h। अब रेस्ट ऑल इज कैलकुलेशन वर्क। जैसे ही कैलकुलेट करोगे यू विल गेट h एज 20 centimeter. So answer to this question is 20.00. 13th question is a letter is chosen at random from the letters of the word assassination. Then the probability that the letter chosen is a vowel and is in the form of 6/2x plus 1. Write the value of x. देखो x प्रेजेंट कहां पे है? इसमें। एंड दिस इज प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन लेटर इज अ वोवल। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर चूजन बी अ वोवल किसके बराबर होगा? उसके लिए वी आर गिवन दैट लेटर इज चूजन फ्रॉम दिस वर्ड। अब असैसिनेशन में टोटल लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आउट ऑफ दिस 13 हमें तो चाहिए वोवल। अब 13 में से वोवल कौन कौन से हैं? दैट इज A1, दिस इज अगेन वोवल। देखो हम चूज इसमें से कर रहे हैं, तो ये वाला ए भी आ सकता है, ये वाला ए भी आ सकता है। तो 1 2 then 3 I 4 5 and then 6. So probability of chosen letter be a vowel is 6/13. अब ये जो वैल्यू है दिस इज गिवन टू बी 6/2x plus 1. अब जैसे ही मैं कंपेयर करूंगा व्हाट आई विल गेट दैट 2x plus 1 is 13.
तो ये बन गई इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स। जैसे ही सॉल्व करेंगे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी एंड यहां से जो एक्स की वैल्यू आती है दैट इज 6। तो आंसर टू द क्वेश्चन इज 6.00। नेक्स्ट क्वेश्चन इज write the total surface area in centimeter square of a metallic paste which is in the shape of hollow cylinder whose inner and outer radii are 3 centimeter and 4 centimeter respectively and the height is 1 centimeter। तो सबसे पहले इसका रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। We know hollow cylinder है, so it will be like this। dimensions जो given है, what they are saying that inner and outer radii are 3 centimeter and 4 centimeter respectively। तो जो inner radii है that is 3 centimeter and outer radius जो है that is 4 centimeter। height is given to be 1 centimeter। अब हमें तो इस शेप का टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। टोटल सरफेस एरिया के लिए वी नो जो सा भी सरफेस विजिबल है उसका एरिया हम काउंट करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बाहर की तरफ से हमें क्या दिखेगा दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बिगर सिलेंडर। बिगर सिलेंडर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आउटर डायमेंशंस लेंगे। तो बिगर सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज 2 पाई दैट इज 22/7 इंटू आर। रेडियस कितना है दैट इज 4 इंटू एच। हाइट इज 1 सेंटीमीटर। देन ऑफ कोर्स अगर मैं अंदर की तरफ से देखूंगा तो अंदर की तरफ से भी क्या दिखेगा दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ इनर सिलेंडर। अब उसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा दैट इज 2 पाई आर दैट इज 3 सेंटीमीटर इंटू एच। हाइट इज 1 सेंटीमीटर। ऑफ कोर्स ये सरफेसेस विजिबल है तो इनके एरियाज को क्या करेंगे ऐड। देन अगेन अगर मैं टॉप से देखूं तो मेरे को टॉप से ये वाला सरफेस भी दिखेगा एंड दिस सरफेस इज इन द शेप ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। वो मैं साइड पे ड्रॉ कर लेता हूं। अब हमें तो चाहिए इस सरफेस का एरिया। इस सरफेस का एरिया क्या होगा दैट इज एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। क्योंकि हमें सर्कल्स के रेडियाई गिवन है तो एरियाज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया ऑफ आउटर सर्कल विल बी पाई आर स्क्वायर मींस 22/7। रेडियस इज दैट इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। 4 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। इनर सर्कल का रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर। सो 22/7 इंटू 3 स्क्वायर। ऑफ कोर्स अगर मैं बात करूं ऐसे सर्फेसेस कितने दिखेंगे, एक तो हमें दिखेगा टॉप से और हमें दिखेगा बॉटम से। तो इसका मतलब ये वाले सरफेस का जो एरिया है इसका क्या कर दूं ट्वाइस। तो ये भी टोटल सरफेस एरिया में ऐड हो जाएगा। नाउ दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन सॉलिड शेप। अब जैसे मैं इसको कैलकुलेट करूंगा आई विल गेट द आंसर एंड जो आंसर आता है दैट इज 88। सो आंसर टू द क्वेश्चन इज 88.00। नेक्स्ट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेल्दी एग इन अ लॉट ऑफ 400 eggs is 0.965। राइट द नंबर ऑफ अनहेल्दी एग्स इन अ लॉट। देखो लॉट में जितने भी एग्स होंगे या तो वो हेल्दी होंगे या फिर अनहेल्दी होंगे। अब हमें तो फाइंड आउट करना है कि अनहेल्दी एग्स कितने हैं। तो मैं मान लेता हूं लेट द नंबर ऑफ अनहेल्दी एग्स बी एक्स। अब हमें चाहिए एक्स की वैल्यू मींस नंबर ऑफ अनहेल्दी एग्स। उसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेल्दी एग इज 0.965। एक्स की वैल्यू मैं निकाल सकता था प्रोवाइडेड मेरे पास प्रोबेबिलिटी किसकी होती गेटिंग एन
unhealthy egg. बट गिवन प्रोबेबिलिटी किसकी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेल्दी एग. देखो, अगर मैं इस इवेंट को मान लू से ई, अभी हमने डिस्कस करा था, या तो लॉट में हेल्दी एग होगा या फिर अनहेल्दी एग होगा. सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई. मतलब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ई बार से. एंड वी नो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई विल बी इक्वल्स टू 1. तो यहां से हम प्रोबेबिलिटी पे जा सकते हैं. जैसे प्रोबेबिलिटी मिलेगी एक्स की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो चेक करते हैं. दिस प्रोबेबिलिटी इज गिवन टू बी 0.965. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन अनहेल्दी एग is 1 minus 0.965, which is 0.035. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन अनहेल्दी एग किसके बराबर? दैट इज x बाय टोटल कितने थे? 400. दिस इज इक्वल टू 0.035. जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा आई विल गेट वैल्यू ऑफ x एज 14, which means answer to the question is 14.00. Question number 16 is, a girl empties a cylindrical bucket full of sand of base radius 14 cm and height 16 cm on the floor to form a conical heap of sand. If the height of this conical heap is 48 cm, then write its slant height in centimeter. अब देखो स्लांट हाइट फाइंड आउट करना है, उसके लिए जो गिवन है गिवन क्वांटिटी का यूज करते हैं. गिवन इज अ सिलिंड्रिकल बकेट और इसकी जो डायमेंशंस गिवन है दैट इज बेस रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 16 सेंटीमीटर. अब इसमें जो सैंड है उसको एम्प्टी करके क्या बनाया? कोनिकल हीप. एंड इन फैक्ट इसकी जो डायमेंशंस गिवन है, व्हाट दे आर सेइंग, इफ द हाइट ऑफ दिस कोनिकल हीप इज 48 सेंटीमीटर, दिस हाइट इज 48 सेंटीमीटर. नाउ द थिंग इज, हमें फाइंड आउट करनी है स्लांट हाइट ऑफ दिस कोनिकल हीप. देखो स्लांट हाइट में कैलकुलेट कर सकते हो प्रोवाइडेड मेरे को इस कोन का क्या पता चल जाए, दैट इज रेडियस. तो रेडियस को मैं मान लेता हूं फॉर द टाइम बीइंग, रेडियस इज r. वी नो कि जो अमाउंट ऑफ सैंड बकेट में है उसी को एम्प्टी करके हमने कौन बनाया, विच मीन्स वॉल्यूम ऑफ दीज टू शेप्स विल बी इक्वल. सो वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर इज पाई r स्क्वायर इंटू h, दैट इज 16. और किसके इक्वल? वॉल्यूम ऑफ दिस कोन. वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 ऑफ पाई r स्क्वायर, रेडियस इज r इंटू h, हाइट इज 48. नाउ द थिंग इज, जैसे मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा आई विल गेट वैल्यू ऑफ r और यहां से जो रेडियस ऑफ कोन आता है दैट इज 7 सेंटीमीटर. तो ये रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर. बट हमें क्या चाहिए? स्लांट हाइट. देखो एक चीज का ध्यान रखना, बच्चे यहीं पे गड़बड़ करते हैं. आर की वैल्यू जैसे ही आती है आंसर लिख देते हैं, बट क्वेश्चन में पूछा हुआ है स्लांट हाइट. सो स्लांट हाइट पे वर्क करना जरूरी है. तो स्लांट हाइट किसके इक्वल? दैट इज ऑफ कोर्स, इसका अगर मैं स्क्वायर चेक करूं तो इसका स्क्वायर इक्वल टू 48 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर. स्क्वायर है इसका, ध्यान से. तो ये क्या बनेगा? L विल बी अंडर रूट ऑफ दिस क्वांटिटी. जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा आई विल गेट स्लांट हाइट ऑफ दिस कोन एज 50 सेंटीमीटर. सो आंसर टू द क्वेश्चन इज 50.00. 17th question is, one ticket is drawn at random from a bag containing tickets numbered 41 to 80. Write the probability that the selected ticket has a number which is a multiple of 5. देखो हमें probability किसकी फाइंड आउट करनी है? ऑफ द इवेंट. एंड इवेंट क्या है?
that the selected ticket has a number which is a multiple of 5. तो उस इवेंट को हम मान लेते हैं E. So probability of an event E किसके बराबर? That is number of favorable outcomes to the event E by number of all possible outcomes. अब जो सिलेक्शन बनाई जा रही है that is from 41 to 80. इसका मतलब जो कार्ड्स हैं उनके ऊपर नंबर क्या है? 41, 42, 43, ऐसे करते करते 80 तक. टोटल कितने होंगे? अब टोटल कैलकुलेट करने के लिए ध्यान से, अगर यही नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे होते तो टोटल कितने होते? 80. बट फर्स्ट कितने नंबर नहीं है? दैट इज अप टू 40. तो फर्स्ट 40 नंबर्स नहीं है, तो 80 में से 40 नहीं है, तो बचे कितने? 40. सो टोटल जो कार्ड्स हैं दे आर 40. अब इनमें से फेवरेबल कौन से हैं? फेवरेबल इज दोज कार्ड्स जिनके ऊपर जो नंबर है that must be a multiple of 5. अब 41 के बाद multiple of 5 क्या आता है? That is 45, then 50, ऐसे करते करते लास्ट, क्योंकि 80 इन नंबर्स में इंक्लूड होगा तो 80 फेवरेबल में काउंट होगा. ये तो मल्टीपल्स ऑफ 5 है. काउंट करने कितने हैं? तो उसके लिए वी नो दिस इज 5 into 9, this is 5 into 10, ऐसे करते करते दिस विल बी 5 into 16. तो 5 के मल्टीपल्स हैं. कहां तक चल रहे हैं? 16th मल्टीपल ऑफ 5 तक. अब इनमें से फर्स्ट कुछ 5 के मल्टीपल्स प्रेजेंट नहीं है. तो कितने 5 के मल्टीपल्स प्रेजेंट नहीं है? दैट इज फर्स्ट 8. तो टोटल 16 में से 8 मल्टीपल्स नहीं है, which means these are 8 in numbers. So number of favorable outcomes are 8. Probability बनी 8 by 40. जैसे इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे we will get this as 0.2. So answer is 0.20. Next question is, in a frequency distribution, if summation of fi xi is 750 and mean of the distribution is 30, then write the sum of all the frequencies. देखो यहां पे हमें जो फाइंड आउट करना है that is sum of all the frequencies, and उसके लिए जो गिवन है that is mean and summation of fi xi. We know mean of the data किसके इक्वल? that is summation of fi xi by summation of fi. ये हमें कैलकुलेट करना है and these two quantities are given. तो वैल्यूज प्लेस करते हैं. This is 30 and summation of fi xi is 750. So this will be equals to 750 by summation of fi. अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे in order to get value of summation of all the frequencies. So this will be equals to 750 by 30, which means फाइनली आंसर आता है 25. सो आंसर इज 25.00. क्वेश्चन नंबर 19 इज अ क्यूबिकल आइसक्रीम ब्रिक ऑफ एज 11 centimeter is to be distributed among some children by filling ice cream cone of radius 2.2 centimeter and height 3.5 centimeter up to its brim. Right, how many children will get the ice cream cone? देखो रिक्वायर्ड क्वांटिटी को निकालने के लिए, मतलब नंबर ऑफ चिल्ड्रन निकालने के लिए, ऐसे चिल्ड्रन जिनको आइसक्रीम कोन मिलेगी, उसके लिए जो गिवन क्वांटिटी है उसका यूज करना पड़ेगा. गिवन क्वांटिटी इज आइसक्रीम ब्रिक. किस शेप में है? क्यूबिकल शेप में. एंड उसकी डायमेंशन गिवन है ऑफ एज 11 सेंटीमीटर. एंड यहां से हम आइसक्रीम किस में फिल कर रहे हैं? कोन्स में. एंड इनफैक्ट कोन की डायमेंशन भी गिवन है, दैट इज रेडियस 2.2 सेंटीमीटर एंड हाइट
3.5 सेंटीमीटर। मैं मान लेता हूं से ऐसी n कोन्स को हम फिल कर सकते हैं यूजिंग दिस अमाउंट ऑफ आइसक्रीम। अब यहां से आइसक्रीम निकाल के हम कोन्स में फिल कर रहे हैं एंड इनफैक्ट जो कोन्स में फिल कर रहे हैं दैट इज अप टू इट्स ब्रिम, मतलब इसके टॉप तक फिल कर रहे हैं। अब यहां से अगर आइसक्रीम यूज कर रहे हैं एंड कोन्स को फिल कर रहे हैं तो इन n कोन्स का वॉल्यूम एंड इस क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा बराबर। अब वॉल्यूम ऑफ वन सच कोन विल बी 1/3 टाइम्स pi r square h, radius is 2.2, so I can write it as 22/10 and height is 3.5. 3.5 का मतलब 7/2। अगर एक आइसक्रीम कोन का वॉल्यूम इतना है तो डेफिनेटली n का कितना होगा, दैट इज इनटू n। तो n सच कोन्स का वॉल्यूम ये, और ये वॉल्यूम किसके बराबर, वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब विच इज साइड cube, so 11 into 11 into 11. Now this is equation in terms of n. देखो अगर n कोन्स को फिल करा तो डेफिनेटली ये हमने चिल्ड्रन को सर्व करी। कितने चिल्ड्रन को सर्व होगी, n चिल्ड्रन को। नंबर ऑफ चिल्ड्रन निकालने हैं तो n की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए इक्वेशन बन चुकी है। जैसे ही सॉल्व करूंगा आई विल गेट वैल्यू ऑफ n as 75, which means answer to the question is 75.00. Now last question of paper 1 is consider the following distribution or data is given, marks obtained that is less than 10, less than 20, less than 30, less than 40, less than 50, less than 60 और इसके corresponding जो number of students given है they are 3, 12, 27, 57, 75, 80. What they are saying, write the frequency of class 30 to 40. Means हमें तो number of students बताने हैं जिनके मार्क्स 30 से लेके 40 तक आए होंगे। अब उसके लिए डेटा को ऑब्जर्व करते हैं, लेस देन 10, लेस देन 20। देखो अगर मैं बात करूं लेस देन 10 से किसी स्टूडेंट के 6 नंबर आए, क्या वो लेस देन 20 में काउंट होगा? ऑफ कोर्स 6 इज लेस देन 20, तो इसमें काउंट होगा। क्या वही स्टूडेंट लेस देन 30 में काउंट होगा? बिल्कुल काउंट होगा। इसका मतलब ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, इन अदर वर्ड्स ये जो फ्रीक्वेंसी गिवन है ये कैसी है, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हमें तो चाहिए फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 30 to 40। इसी डेटा के साथ कंपेयर करते हैं। देखो लेस देन 40 वाले तो चाहिए बट लेस देन 30 वाले नहीं चाहिए। तो लेस देन 40 कितने हैं, 57। इनमें से वो हमें स्टूडेंट्स नहीं चाहिए जिनके मार्क्स लेस देन 30 हो, तो 57 में से 27 नहीं चाहिए। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करूंगा आई विल गेट दिस एज 30, सो आंसर इज 30.00। नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द डिस्कशन ऑफ पेपर 2, क्वेश्चन नंबर 1 इज फ्रॉम अ क्यूबॉइडल वुडन ब्लॉक ऑफ डायमेंशन 28 cm by 15 cm by 15 cm, a cylindrical piece is drilled out of maximum volume as shown in the figure. Find the volume of the remaining solid. देखो जो बचा हुआ सॉलिड है उसका वॉल्यूम निकालने के लिए वी नो कि जो वुडन पीस है वो क्यूबॉइडल शेप में था, बीच में से अब ये जो ड्रिल आउट कर दिया, मीन सिलेंड्रिकल शेप जो ड्रिल आउट करी, उस स्पेस पे अब वुड प्रेजेंट नहीं होगी। So volume of wood will be volume of cuboid minus volume of cylinder। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड किसके बराबर, डायमेंशंस गिवन है, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सो 28 इंटू 15 इंटू 15 माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब सिलेंडर का वॉल्यूम वी ऑल नो दैट इज पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना, दैट इज, हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन इज मैक्सिमम, वो क्वेश्चन में गिवन है, अ सिलेंड्रिकल पीस इज ड्रिल्ड आउट ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। अब अगर हम इसके डायमीटर के बारे में बात करें तो इसका डायमीटर किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूबॉइड, और ये एज कितनी है, दैट इज 15
सेंटीमीटर. 15 सेंटीमीटर इज द डायमीटर. तो रेडियस क्या होगा? दैट इज 15/2 इसका स्क्वायर इनटू हाइट. हाइट ऑफ सिलेंडर मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लेंथ. और ये लेंथ किसके बराबर? दैट इज दिस एज ऑफ क्यूबॉइड 28 सेंटीमीटर. सो हाइट ऑफ सिलेंडर इज 28 सेंटीमीटर. नाउ रेस्ट ऑल इज कैलकुलेशन. जैसे मैं इसको कैलकुलेट करूंगा फाइनली आई विल गेट आंसर एज 1350 सेंटीमीटर क्यूब. Next question is, a school has 5 houses A, B, C, D and E. A class has 23 students, 4 from house A, 8 from house B, 5 from house C, 2 from house D and rest from house E. A single student is selected at random to be the class monitor. Find the probability that the selected student is not from A, B and C. अब देखो probability find out करनी है तो probability of an event E किसके बराबर? That is number of outcomes favorable to the event E by number of all possible outcomes. अब मेरे को पता है कि अगर हमने क्लास मॉनिटर बनाना है एंड दैट टू अ सिंगल स्टूडेंट, तो उसके लिए टोटल क्लास में स्ट्रेंथ कितनी है? दैट इज 23 स्टूडेंट. तो इन 23 के 23 में कोई भी पॉसिबिलिटी बन सकती है. तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने बन गए? 23. अब फेवरेबल कंडीशन क्या कहती है कि जो स्टूडेंट है जिसको हमने सिलेक्ट करा दैट मस्ट नॉट बी फ्रॉम हाउस ए, बी एंड सी. देखो ए हाउस में कितने स्टूडेंट्स हैं? दैट इज 4. बी में कितने हैं? 8 एंड सी में कितने हैं? दैट इज 5. अब फेवरेबल कंडीशन के लिए हमें पता है कि इनमें से कोई भी स्टूडेंट नहीं होना चाहिए. सो फाइनली बचे कितने हैं? दैट इज 23 माइनस दीज स्टूडेंट्स. अब ये कितने हैं? दीज आर 17 इन नंबर्स. सो 23 माइनस 17 बाय 23 which is equals to 6 by 23. So finally this is the answer to the given question. Third question is, two cones with same base radius 8 centimeter and height 15 centimeter are joined together along their bases. Find the surface area of the shape formed. देखो क्या करा गया है? दोनों के दोनों कोन्स को ज्वाइन करा गया है along their bases, which means जो शेप बनेगी that will be like this. ये एक कोन, इसका बेस, और ये दूसरा कोन. हमें फाइंड आउट करना है इस शेप का सरफेस एरिया. सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए वी नो उन सभी सरफेसेस का एरिया जो हमें विजिबल है. अगर मैं राइट हैंड साइड से देखूं तो डेफिनेटली मेरे को इस कोन का क्या दिखेगा? कर्व सरफेस एरिया. सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट कोन. अब अगर हम इस साइड से देखें तो डेफिनेटली हमें क्या दिखेगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन. सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड कोन. अब देखो क्या और कोई सरफेस हमें विजिबल होगी? आंसर इज नो. सो फाइनली सरफेस एरिया ऑफ द शेप फॉर्म will be equals to curved surface area of cone 1 and curved surface area of cone 2. But क्योंकि we are given कि two cones with same base radius and same height, इसका मतलब दोनों के दोनों cones कैसे हैं? These are identical cones. तो मैं क्या करता हूं? Curved surface area of this cone will be pi r l. And in fact यही सेम वैल्यू सेकेंड कोन के लिए भी होगी. तो मैं क्या कर देता हूं? इसका 2 टाइम्स. अब वैल्यूज प्लेस करते हैं. दिस विल बी 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस. रेडियस इज गिवन टू बी 8 सेंटीमीटर इंटू स्लैंट हाइट. देखो हमें गिवन है रेडियस दैट इज 8 एंड हाइट. हाइट कितनी?
दैट इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। अब हाइट गिवन है, रेडियस गिवन है, स्लांट हाइट हम निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो स्लांट हाइट विल बी अंडर रूट ऑफ 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे वी विल गेट दिस एज 17 सेंटीमीटर। तो प्लेस करते हैं वैल्यू। नाउ रेस्ट ऑल इज कैलकुलेशन। जैसे मैं इसको कैलकुलेट करूंगा आई विल गेट फाइनल आंसर एज 854.56 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली। Next question is find the probability that a leap year selected at random will contain 53 Saturdays or 53 Sundays। देखो probability find out करने के लिए सबसे पहले तो event को define करते हैं। Let the randomly selected leap year contains 53 Saturdays or 53 Sundays be E। हमें तो चाहिए probability of event E। Now we all know the formula, but इस केस में अब क्योंकि यहां पे लीप ईयर आ रहा है, we know लीप ईयर में they are particularly saying कि 53 सैटरडेज और 53 संडेज होने चाहिए। For this हम क्या करते हैं, यूज करते हैं जो भी हमें आता है। लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, दैट इज 366 डेज। इसका मतलब अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूं, डेफिनेटली व्हाट आई विल गेट कि कंप्लीटली 52 वीक्स बनते हैं प्लस एडिशनल 2 डेज बनते हैं साथ में। इसका यूज कैसे कर सकते हैं, देखो 52 कंप्लीट वीक्स का मतलब कि इस ईयर में 52 सैटरडेज एंड 52 संडेज डेफिनेटली प्रेजेंट होंगे। जिस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने जाते हैं कि लीप ईयर में 53 सैटरडेज और 53 संडेज हो, वो केस किस पे डिपेंडेंट है, इन बचते हुए 2 डेज के ऊपर। अब ये बचे हुए 2 डेज कैसे हो सकते हैं, दिस कैन बी मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, संडे मंडे। यस, तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, दीज आर 7। तो डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स मिल चुका है, दैट इज 7। अब हमें चाहिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल का मतलब इन कंडीशंस में ऐसी कंडीशंस जिसमें या तो 53 सैटरडेज हो या फिर 53 संडेज हो या फिर 53 सैटरडे एंड 53 संडे हो, वो भी पॉसिबिलिटी है। अब यहां पे क्या 52 के साथ इन बचे हुए 2 दिन में इस केस में 53 सैटरडे या 53 संडे बन सकते हैं, आंसर इज नो। इस केस में नो, तो ये आउटकम्स फेवरेबल नहीं है। इस केस में भी नहीं बनेंगे, इस केस में भी नहीं बनेंगे। यहां पे आ गया फ्राइडे सैटरडे, 52 वीक्स में 52 सैटरडेज मिलेंगे। इन बचे हुए 2 दिन में अगर ये पॉसिबिलिटी बनी तो एक और सैटरडे आ गया, विच मीन्स 53 सैटरडेज हो गए जो कि फेवरेबल है। तो ये वाला आउटकम फेवरेबल है। सिमिलरली क्या ये वाला आउटकम फेवरेबल होगा, आंसर इज यस। क्या ये वाला आउटकम फेवरेबल होगा, देखो संडे आ गया, 52 वीक्स में 52 संडेज के साथ इन बचे हुए 2 दिन में संडे आ गया तो 53 संडे हो गए, विच इज फेवरेबल। तो ये 3 कंडीशन फेवरेबल हैं। सो प्रोबेबिलिटी इज 3/7। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 53। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है और यहां पे k इज अननोन, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए वी आर गिवन विद मीन ऑफ द डेटा। मीन किसके इक्वल, दैट इज इक्वल्स टू 53। अब ग्रुप डेटा के लिए मीन हमें फाइंड आउट करना आता है। मीन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले कौन सा कॉलम बनाएंगे, दैट इज क्लास मार्क एक्साइज।
0 से 20 इसका क्लास मार्क क्या बनेगा, दैट इज 10, देन 20 to 40 30, देन 50 70 एंड देन 90। अब ऑफ कोर्स मीन फाइंड आउट करना है, तो मीन कैलकुलेट करने के लिए वो यूज समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। एफ आई एक्स आई मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट। फर्दर कैलकुलेशन को और थोड़ा सा इजी करने के लिए मैं क्या करता हूं, आई विल यूज शॉर्टकट मेथड, मीन्स डी का कॉलम विच इज एक्स आई माइनस ए, वेयर ए इज एज्यूम्ड मीन। तो मैं क्या करता हूं, मिड में से 50 को मान लेता हूं दिस इज दी एज्यूम्ड मीन। डी है एक्स आई माइनस ए, तो 10 माइनस 50 क्या बनेगा, माइनस 40, 30 माइनस 50 क्या बनेगा, माइनस 20, 50 माइनस 50 0, 20 एंड देन 40। जहां पे हमने करना था समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, अब हम करेंगे समेशन ऑफ एफ आई डी आई बाय समेशन एफ आई। ऑफ कोर्स ए को सब्ट्रैक्ट करा तो मीन कैलकुलेट करने के लिए फाइनली हम फॉर्मूला में क्या कर देते हैं, ए को ऐड। दिस इज इक्वल्स टू 53, दिस इज गिवन। अब समेशन ऑफ एफ आई डी आई के लिए सबसे पहले तो एफ आई डी आई कैलकुलेट करते हैं, मीन्स फ्रीक्वेंसी इंटू डी आई। तो एफ आई डी आई 12 इंटू माइनस 40 माइनस 480, 15 इंटू माइनस 20 माइनस 300, then 0, then 20k, and here it will be 520। हमें तो चाहिए समेशन ऑफ एफ आई डी आई, इन सभी का सम। दिस इज 480, 780 नेगेटिव में और 520 पड़ा हुआ है पॉजिटिव में, विच मीन्स माइनस 260। ऑफकोर्स साथ में क्या आएगा, 20k। समेशन ऑफ एफ आई भी चाहिए, फ्रीक्वेंसीज का सम। सो दिस विल बी 12, 15, 27 प्लस 32 प्लस 13, दिस विल बी 72। ऑफ कोर्स साथ में क्या है, k, तो k प्लस 72। वैल्यूज प्लेस करते हैं। दिस इज एज्यूम्ड मीन क्या माना था, 50 प्लस 20k माइनस 260 बाय k प्लस 72, किसके इक्वल, इक्वल्स टू 53। साइड चेंज करूंगा, 53 माइनस 50 इट विल बी 3। नाउ दिस इज इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ k। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके k में लीनियर बनाओगे, सॉल्व करने पे यू विल गेट वैल्यू ऑफ k एज 28। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट इज, फ्रॉम अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर with height 12 centimeter and base radius 5 centimeter, a right circular cone of the same height and the same base radius is removed. Find the volume and the total surface area of the remaining solid. देखो कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले तो डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। सिलेंडर में से सेम बेस रेडियस एंड सेम हाइट का कोन क्या करा गया, रिमूव। सो जो बचा हुआ सॉलिड होगा दैट विल बी इन दिस शेप। तो डायमेंशंस यहां पे स्पेसिफाई कर देते हैं। बेस रेडियस इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, दैट इज वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड ऑफ कोर्स ये जो सॉलिड है ये किस शेप में है, दिस इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। बट ये जो बीच में से कोन को एक्सट्रैक्ट करा गया है, तो ये वाली स्पेस क्या होगी, वेकेंट, खाली होगी, विच मीन्स वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड विल बी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। फॉर्मूलेज हमें पता है, तो वैल्यूज मींस डायमेंशंस हमें पता है, तो फाइनली इसको कैलकुलेट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई, सो पाई की वैल्यू ध्यान से इट इज स्पेसिफाइड कि 3.14 यूज करनी है। सो 3.14 इंटू आर स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर इंटू एच, हाइट इज 12
minus volume of cone. Volume of cone is 1/3 times pi, that is 3.14 into r square. Radius again किसके बराबर? 5 का square into h. Height of cone is again 12. जैसे ही मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, फाइनली आई विल गेट वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड. कैलकुलेट करने पे हमें जो आंसर मिलेगा दैट इज 628 सेंटीमीटर क्यूब. इसके बाद नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड. टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोर्स ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड. उसके लिए जो से भी सरफेसेस विजिबल है उन सभी का एरिया कैलकुलेट करना है. तो अगर मैं बॉटम से स्टार्ट करूं, ये वाला सर्कल डेफिनेटली मेरे को दिखेगा. तो सबसे पहले तो इस सर्कल का एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर. सो पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, सो 5 स्क्वायर. इसके बाद जैसे ही इसके बाद मैं हल्का सा ऊपर जाऊंगा, मेरे को दिख रहा है कि ये जो कर्व सरफेस है किसका? सिलेंडर का, वो भी विजिबल होगा. तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विच इज 2 पाई. पाई की वैल्यू 3.14, आर एच. रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 5 एंड हाइट इज 12. अगेन अब फिर अगर मैं टॉप से देखूं तो टॉप से ये वाला सर्कल तो दिखने नहीं वाला, क्योंकि कोन को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया. देन बीच में मेरे को क्या दिखेगा? दैट इज कर्व्ड सरफेस. कर्व सरफेस ऑफ व्हाट? दैट इज कोन. क्योंकि वो वाला सरफेस विजिबल है तो उसका एरिया क्या करेंगे? ऐड. तो प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन दैट इज पाई आर एल. सो पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस इज 5, स्लांट हाइट. अब स्लांट हाइट गिवन नहीं है तो उसको कैलकुलेट करना होगा. रेडियस गिवन है, हाइट गिवन है, स्लांट हाइट, लेट दिस बी एल. इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. सो एल विल बी अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. दिस विल बी इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर इंटू 13. अब जैसे इसको कैलकुलेट करेंगे वी विल गेट टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड which comes out to be 659.4 centimeter square. So with this, discussion of test number 38 is over. Hope you enjoyed the discussion. So do like this video and share it with your friends.